साहब पगाड़ो की जो पेशन गोई थी कि बिलाल भुट्टो जो है वो मुस्लिम लीग में शामिल होगा, शायद पूरी होने वाली है। मैं नहीं समझता कि अरबाब रहीम जैसे शख्स के मुंह से हमारे चेयरमैन का नाम को अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग में शामिल होंगे या नहीं होंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। और मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं 21वीं तरमीम की हिमायत नहीं की, अगर ज़ोर ज़बरदस्ती की गई तो मदरसे बंद कर देंगे और जेलें भर देंगे। ये दोनों टॉपिक होंगे आज के प्रोग्राम के, लेकिन इनकी तरफ जाने से पहले हम आपको एक फ़ुटेज दिखाना चाहेंगे। ये लाहौर का वाक़या है। लाहौर में मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, और वो काफ़ी काम ऐसे होते हैं कि जिन्हें हमें अक्सर डिस्कस करना पड़ जाता है। वो मॉडल टाउन का वाक़या हो, कभी वो गैस ना मिलने से बच्चों की अमवात हो जाए, या इसी तरह के दीगर वाक़यात हों। अभी ताज़ा तरीन भी इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। भाटी चौक में एक ट्रस्ट का स्कूल था और इसको खाली करवा कर सरकारी सरपरस्ती में लेना था। वजूहात उसकी जो भी हो, जो भी उसका दुरुस्त फैसला हो, मैं उसके मेरिट पे नहीं जाता, लेकिन खाली करवाने का ये तरीकाकार नहीं हो सकता कि पुलिस वालों को कहें कि जाओ और बच्चों के सरों पर लाठियाँ मारो। अगर ये पुलिस का रवैया यही है, और एक के बाद एक है, मॉडल टाउन में 87 लोग थे जिनको बंदूक से ज़ख्म आए और 14 लोग जो थे उस वाक़े में मारे गए, और उसकी ज़िम्मेदारी जिन लोगों पर आयद होती थी उनमें से किसी के ख़िलाफ़ अव्वल तो कार्रवाई नहीं हुई, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिसको ख़ुद वज़ीर आला ने सस्पेंड किया था कि तोकीर शाह और राना सनाउल्लाह इनके ज़िम्मे ये काम लगाया था, इनसे संभाला नहीं गया, उनको एलिवेट करके WTO के लिए भेजा जा रहा है, जिनके ख़िलाफ़ FIR है। राना सनाउल्लाह साहब उसके बाद एक फैसलाबाद के वाक़े में भी मुतनाज़ा हो चुके हैं, लेकिन पंजाब पुलिस जो है बार बार ये काम कर रही है। अंधों के ऊपर गोलियां इन्होंने लाठियां बरसाई, लाहौर में हुआ था, ब्लाइंड्स के ऊपर इन्होंने मारा, उनको धक्के दिए, सोटियां बरसाई, और अब बच्चों के ऊपर। तो शहबाज साहब, ये निज़ाम हुकूमत नहीं है, इस तरीके से हुकूमत नहीं चल सकेगी। कल आपको अगर पुलिस वाले सोटियां मार रहे होंगे तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। आज आवाज़ उठा रहा है मीडिया, अगर सिविल सोसाइटी आवाज़ उठा रही है तो आवाज़ सुनिए, खुदारा आवाज़ सुनिए। कल को जब आपको मार पड़ी तो आपको कोई नहीं बचाएगा। ये पुलिस का ये रवैया नहीं हो सकता। ये पुलिस इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इन बच्चों को इनको मारने के लिए नहीं है। हमारे आज के प्रोग्राम में जो शरीक गुफ्तगू होंगे हमारे साथ, उनका तारफ़ करवा दूँ। शफ़क़त महमूद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लाहौर से हमारे साथ। कराची से हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर सईद गनी साहब, और कराची से ही हमारे साथ हैं साबिक़ वज़ीर आला सिंध अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब। सबको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। और अरबाब साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ये वाक़े को मैं छोड़ देता हूँ, एक तरफ रख देता हूँ, आप ही की बयान के ऊपर आ जाता हूँ। बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग में शामिल हो रहे हैं। ये पीर पगाड़ा ने किसी ज़माने में कहा था कि बेनज़ीर भुट्टो का बेटा मुस्लिम लीग का वोटर होगा। आज आपको ये कहने का ख्याल क्यों आया? क्या ऐसी सूरत हाल आपको नज़र आ रही? देखें जी, ये तो इनके अपने बयानात जिस तरह से आ रहे हैं कि मखदूम अमीन फ़हीम साहब गए बाहर, तो इन्होंने कहा कि हमने उनको भेजा था बिलाल भुट्टो साहब को राज़ी करने के लिए। फिर अमीन फ़हीम ने कहा कि नहीं, तो बाप बेटे का मसला है। कल मोहतरमा तालपुर साहिबा ने कहा, ये फरियाल साहिबा ने, और ऐसे सूरत हाल तो यहाँ नज़र आ रही है, और किसी से छुपी हुई तो नहीं है, नाराज़गी तो है। बहरहाल मैंने तो एक पीर साहब की जो पेशन गोई थी उसकी बात की थी, मेरे से कोई बिलाल लेकिन भुट्टो साहब ने कोई इख्तलाफात की बात नोयत की नहीं अरबाब है साहब कि कुछ मैं। ऐसी तो नहीं है कि बेटा बाप को छोड़ के लहदा पार्टी बना रहा हो, क्योंकि पार्टी के ऊपर जो कंट्रोल है, जो डोमिनेंस है, जो गलबा है पार्टी के ऊपर, वो आसिफ अली जरदारी साहब का है। वो बिलावल को, अपने बरखुरदार को ग्रूम कर रहे हैं, और उन्होंने जो दो चार काम किए, MKM वालों के खिलाफ बयान दिया, कायम अली शाह के खिलाफ वो थार वाले मामले पे बिलावल का दिल ये था कोई एक्शन वैक्शन लिया जाए, और इसी तरीके से उन्होंने जहांगीर बदर को और एक और साहब को, वो बशीर रियाज साहब को अपना एडवाइज़र लगा दिया। तो जरदारी साहब इस पे खफा हुए, उन्होंने कहा MKM को नाराज़ करके बाहर निकाल दिया, कायम अली शाह की हुकूमत गिरा दी, तो कल हुकूमत कौन करेगा? इस तरह की चीज़ों पे वो खफा ज़रूर है, लेकिन ये तो नहीं है कि बाप बेटे में आइंदा से वो कहें जाओ भाई तुम्हारी पार्टी लग, मेरी पार्टी लग। देखें जी, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे उनको, कि वैसे देखें, कहते हैं मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अल्लाह की जो मंशा होती है आखिर में तो वही प्रिवेल करती है। तो इन्होंने ये कहा कि जी वो आ रहे हैं, और जिस तरह फिर उसी से इख्तलाफ हो जाना, और वो ख़ुद लाहौर के जलसे में भी नहीं आए। लाड़काना बीबी की बर्थडे थी, पता नहीं बरसी थी क्या, उस पर नहीं आए। तो मतलब ये चीज़ तो है। अब इख्तलाफात क्या हैं, जब वो चेयरमैन है और ये ख़ुद को चेयरमैन है, तो राइट तो चेयरमैन का बनता है ना जी,
को चेयरमैन या तो उस वक्त समझ के फिर फैसले करते, खुद चेयरमैन बनते और इनको को चेयरमैन बनाते। उस वक्त बीबी का नाम चाहिए था, इसलिए जो है वो इनको बनाया। अब मतलब वो जिस तरह से इनके साथ डिसएग्री, देखें अगर कोई चीज़ें बिलाल भुट्टो साहब ठीक करना चाह रहे हैं करप्शन के मसले पे, बाकी चीज़ों पे, थर के मसले पे, तो इनको क्या एतराज़ होना चाहिए, वो ठीक करना चाह रहे हैं। और अगर सईद वो गनी गलत साहब से करना इसका चाह रहे जवाब हैं, लेते मुझे हैं। नहीं पता। सईद मैं गनी साहब, 21वीं तरमीम पे आसिफ जरदारी समेत पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया इसको, और बिलावल ने कहा कि पार्लियामेंट कट्स इट्स नोज टू स्पाइट इट्स फेस। ये अब मेरे ख्याल है जुमला सारे पाकिस्तान को पता होगा। ये अब आपकी जमात एक तरफ खड़ी थी, बिलावल एक तरफ खड़े थे। थर की अमवात के ऊपर मेरे ख्याल में जो मैंने सुना कि बिलावल का दिल ये था कि कायम अली शाह और मुतलका लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, जो बहुत अच्छा होता अगर पार्टी ये काम कर लेती। इसी तरीके से पंजाब पीपल्स पार्टी का जो गिला शिकवा था कि आप नून लीग के साथ फ्रेंडली अपोजिशन का जो किरदार कर रहे हैं, पार्टी पहले ही पंजाब में मरकब गई है तो जो बची है वो भी नहीं बचेगी। इसके ऊपर बिलावल एक तगड़ी पोजीशन लेना चाहते थे। मैंने जो लोगों ने 2-3 से उन्होंने मुलाकात की, उनसे मैंने यही सुना है। तो ये तो मेरे ख्याल में राइट पॉलिटिकल मूव होनी चाहिए थी पार्टी की जानिब से। सईद गनी साहब। मलिक साहब, एक तो बिलावल साहब ने हमेशा जो उनका मौक़िफ़ रहा है वो बड़ा डट कर उसका उन्होंने इजहार किया, खुल कर किया है। चाहे वो तालिबान से मुज़ाकरात की पॉलिसी हो जिस पर पीपल्स पार्टी ने भी एग्री किया था बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात के, उस पर भी बिलावल साहब की अगर तकारीर आप सुने तो उन्होंने कहा कि ये लोग इस लायक नहीं है कि इनसे बात की जाए, इनके साथ सख्ती की जानी चाहिए, ये जानवर हैं, इंसान नहीं है। तो वो तकारीर उनकी रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो उन्होंने कभी भी अपने अल्फाज जो हैं वो दबाए नहीं हैं। इसी तरह अगर 21वीं तरमीम पे पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया तो पीपल्स पार्टी जब सपोर्ट कर भी रही थी तब भी हमारा मौक़िफ़ ये था कि ये कानून गलत है, ये अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर इत्तफ़ाक़ राय है और पूरी कौम में ये तासुर डेवलप हो रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जा सकता है, तो हमने ये एक बहुत ही जहरीला घूंट जो है वो पिया है, और ये जहर का प्याला है और हमने पिया है। तो रिजर्वेशन हमारी अपनी जगह थी। तो अगर बिलावल साहब ने ये बात कही है तो मैं नहीं समझता कि ये उस पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से कुछ मुख्तलिफ है। अल्फाज सख्त ज़रूर हो सकते हैं, और जो नून लीग का फ्रेंडली अपोजिशन आप बने हुए हैं और पंजाब पीपल्स पार्टी खफा है इसके ऊपर। नहीं, देखें, ये पार्टी के अंदर नुक्ता नज़र पे इख्तलाफ राय होता है और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर। कभी हो सकता है कि हमारा मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हो, कभी पंजाब के हमारे साथियों का हो, कभी और लोगों का हो, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि पीपल्स पार्टी के अंदर कोई तकसीम है। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी में भी इस तरह की सूरत हाल होती रही हैं, उससे पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में भी होता रहा है। और डेफिनेटली जहाँ पर लाखों लोग पार्टी के अंदर मौजूद हो और उस पार्टी के अंदर जहाँ आपको बोलने की आज़ादी हो, इज़हार राय की पूरी लोगों को आज़ादी मिलती हो, वहाँ पर लोग खुलकर अपनी बातें करते भी हैं और हमने भी की। और हमें मुझे थोड़ा सा आपसे खिलाफ है हमारी इन बातों को। पीपल्स पार्टी पंजाब जो है वो पीपल्स पार्टी सिंध से मुख्तलिफ तरीके से और हर इश्यूज़ के ऊपर मुख्तलिफ राय रखती है और रिएक्ट भी मुख्तलिफ अंदाज से करती है। आपके पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर एक शख्सियत का मैं नाम ले सकता हूँ, मखदूम अमीन फ़हीम, वो पार्टी के अंदर कंफर्टेबल नहीं है। तो पार्टी के अंदर इख्तलाफात की नोयत शदीद है। ख़ास तौर पर पंजाब पीपल्स पार्टी का तो एक बड़ा हिस्सा, अगर तहरीक इंसाफ वाले उस वक्त शायद मेरे ख्याल में इनकी अपनी मसलियत होगी, मैं उसमें मेरिट पे नहीं जाता, लेकिन एक बड़ा हिस्सा टूट के तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए फाइनल स्टेजेस पे था और बात रुक गई। मैं रीज़न में भी नहीं जाता। आपकी पार्टी अच्छी पोजीशन में नहीं थी पंजाब में। देखिए मलिक साहब, पार्टियों में लोग आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, और कई लोग गए भी हैं। पीटीआई में भी गए हैं, इलेक्शन से पहले नून लीग में भी गए हैं। बड़ा मैं समझता हूँ कि इस जा रहा था जिस दिन आसिफ जरदारी साहब लाहौर आए हैं और पिंडी गए हैं। यू नो इट एंड आई नो इट। अब बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये जो बातें आपने पहले शुरू में कही थी ना, उसमें बहुत सारी बातें दुरुस्त नहीं भी थी। ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो साहब का थर पे जो मौक़िफ़ है, अरबाब रहीम साहब का अपना ताल्लुक़ थरपारकर से है और ये वज़ीर आला भी रहे हैं। और पहली मरतबा पीपल्स पार्टी ने 2008 के बाद, 2008 में भी हमने सिर्फ एक सूबाई असम्बली की सीट जीती थी, वो भी बाई इलेक्शन में। उसके बाद 2008 में सिर्फ एक अरबाब साहब वहाँ से जीते और तमाम कैंडिडेट पीपल्स पार्टी के जीते हैं। तो 2008 से लेकर 2013 तक पीपल्स पार्टी ने हुई है, खुली धांधली हुई है, पूरे मुल्क में धांधली हुई है। जो 2008 में जब अच्छा 2008 में जब आप जीते थे, धांधली हुई है। अरबाब साहब, अच्छा, मैं शफकत साहब से भी पूछूं, मेरे ख्याल में आपने अपनी बारी भी बोले, फिर सारों को मजा आएगा बात सुनेगा। शफकत महमूद साहब से भी पूछ लेते हैं। शफकत महमूद साहब, पीपल्स पार्टी के इंटरनल डिवीजन जो हैं वो नेशनल लेवल की जमात है और कौमी सतह की कोई जमात जो है उसको भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे हैं और बेनज़ीर भुट्टो के साथ आपने काम किया।
मेरे ख्याल में, इसलिए आपको राय देने में अभी भी आर नहीं होना चाहिए। गो कि आप पीटीआई का हिस्सा हैं, लेकिन आपकी कुर्बत रही बीबी के साथ, इसलिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में बयान कर सकते हैं। ये पार्टी वो पार्टी नहीं रही, बदल गई है। इसके वो जो जाला था, वो जो डाई हार्ड जाला था, वो भी बदल गया। क्यों? ये मोहतरमा की शहादत के बाद मैंने तो ये प्रिडिक्ट किया था और लिखा भी था इसके बारे में कि पीपल्स पार्टी का अब शिराजा बिखरेगा। वो डिले हो गया क्योंकि ताकत में आ गए, हुकूमत में आ गए, और जब हुकूमत में आ गए तो मुफादात की वजह से बहुत सारे लोग जो थे, जो छोड़ना चाहते थे या जो जिन्हें छोड़ना था, वो रह गए बीच में। अब भी आप देखें कि इस 5 साल के अरसे के बाद जब पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं रही, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रही, तो इन सूबों में उसका शराजा बिखरना शुरू हो गया। सिंध में अभी तक क्योंकि हुकूमत है तो मुफादात की खातिर लोग साथ खड़े हैं। जरदारी साहब में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो पार्टी को ताकत के बगैर या हुकूमत के बगैर पार्टी को इकट्ठा रख सके। वो उनके अंदर वो कैरिस्मा नहीं है, उनके अंदर वो उनकी शख्सियत वो नहीं है, उनके साथ लगाव नहीं है, वर्कर्स को लगाव नहीं है लोगों को। तो इसलिए ये तो फितरी अमल है। जब तक ये सिंध में हुकूमत इनकी है ये कायम रहेगी। मैं आपको प्रेडिक्ट करता हूं कि कल को अगर सिंध में भी हुकूमत ना रही पीपल्स पार्टी की, तो आप देखेंगे कि इसके हिस्से बखरे हो जाएंगे। जहां तक बिलावल का, क्या बिलावल भुट्टो के साथ पार्टी जुड़ी रह सकती है? मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब से तो बेहतर ही होगा क्योंकि उनका भुट्टो का नाम है। लेकिन मसला ये है कि एक तो बिलावल की उम्र बहुत छोटी है, अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि सही तरह की लीडरशिप दे सके। फिर वो जरदारी भी है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इनसे तो बेहतर ही होगा। लेकिन मुझे बहुत तारीख मुस्तकबिल नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी का, क्योंकि इनके अंदर और इनकी जो तारीख रही है ताकत में या हुकूमत में, जिस तरीके से इन पे इल्ज़ामात लगे हैं, जिस तरह से लूट मार की और इनकी बातें हुई हैं, तो मेरा ख्याल है कि अभी अब हमारी पार्टी में रोज। अच्छा, एक चीज़ और आप शफकत साहब बताएं, फिर मैं दोबारा अरबाब साहब की तरफ आऊँगा। बिलावल भुट्टो मेरे ख्याल में एक बहुत ही, वो जो एज का जो डिफरेंस है ना दरमियान में बाप और बेटे में, वो बहुत ज़्यादा है। और सीनियर जो पार्टी की लीडरशिप है, अगर मखदूम साहब का ही नाम ले लें, और उसमें और बिलावल में भी बहुत फ़र्क होगा। लेकिन जरदारी साहब के साथ एक बैगेज जुड़ा हुआ है। वो कभी मिस्टर 10% के नाम से, कभी करप्शन के नाम से, कभी वो माजी के केसेस के नाम से। बिलावल के साथ वो चीज़ें नहीं जुड़ी हुई। तो हो सकता है कि वो जो यूथ सामने आए, एनर्जी सामने आए, तो हो सकता है पार्टी को आगे लेके चले। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। वैसे तो बाप बेटों के दरमियान अमूमी तौर पे भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जवानी में, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इससे मामला ज़्यादा है, क्योंकि बिलावल को शायद ये इदराक हो गया है कि मेरे वालिद की जो रेपुटेशन है वो इतनी बुरी है कि उसके बाद उनकी लीडरशिप को रिकग्नाइज नहीं किया जाता। तो वो एक बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल है पीपल्स पार्टी के लिए। और मेरा ख्याल है कि जो बैगेज है या जो बैगेज सारी पार्टी के साथ है, सिर्फ जरदारी साहब के साथ नहीं है, बल्कि बेशुमार और भी लोग हैं, गिलानी साहब, बाकी राजा परवेज अशरफ, मतलब एक से एक बढ़ के है माशाल्लाह। तो उसमें मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है। और पंजाब में तो आप तो बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, मोहल्ले और गली लेवल पे लोग हमारे साथ जो आ रहे हैं, उनमें से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि पुराने पीपल्स पार्टी के साथ थे, जो कि नाराज हो के। अच्छा, अरबाब साहब से पूछे, अरबाब साहब, थर वाला मसला, जिस तरह मॉडल टाउन लाहौर वाला जो है, वो शहबाज शरीफ साहब के लिए बात शर्म होना चाहिए और उनको खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, नहीं दिया उन्होंने। पीटीआई वाले इसको, या तारुल कादरी साहब मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से इस इशू के ऊपर खड़े नहीं रह सके। बड़े लोग मारे गए थे लाहौर में। लेकिन थर वाला मामला उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है, जहाँ बच्चे मारे जा रहे हों भूख के हाथों, और अरबों रुपए का बजट हो, गंदम सड़ जाए, पानी ख़राब हो जाए, आपके मेडिकल जो डिस्पेंसरीज मिले, मोबाइल यूनिट, वो पड़े पड़े गल सड़ जाएँ, ख़राब हो जाएँ। तो अरबाब गुलाम रहीम ने वहाँ सड़कें बनाई। मैं आपको ऑन एयर इसकी शाबाशी दे देता हूँ, पहले इतनी नहीं थी बनी, आपके दौर में बनी, थैंक यू वेरी मच जी। लेकिन वहाँ बच्चे पहले भी मर रहे थे, अब रफ्तार पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। तो जिम्मेदार आप भी हैं और कायम अली शाह भी हैं, इसका हल क्या है? मुझे तो देखें जी 5-6 साल हुए हैं मैं हुकूमत से आउट हूँ, मैं कैसे अब जिम्मेदार हूँ? मैं जो कर सका था मेरे दौर में मैंने तो किया। वहाँ की लाइफ इम्प्रूव कर दी, लाइफ स्टैंडर्ड वहाँ का बढ़ गया, लोगों का रहना सहना बढ़ गया, इनकम बढ़ गई लोगों की। ये देखें रोज़ाना टेलीविज़न पे, पता नहीं आपको मिलती है ऐड के नहीं मिलती, हर टेलीविज़न पे ये तो कहते हैं हमने थर को पेरिस बना दिया। जब भाई आपने थर को पेरिस बना दिया है तो फिर ये लोग क्यों मर रहे हैं? और ये मेरी बनाई हुई सड़कें देखें, पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो कायम अली शाह साहब ने कहा कि हमने गंदम 1-1.5 साल नोटिफाई नहीं कर सके कहत को,
और गंदम नहीं दी। जब आके प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में बोले तो झूठ बोलने लगे कि जी यहाँ सड़कें नहीं हैं, ऊँटों पे पहुँचते हैं, फलां करते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा जी गलत कह रहे हैं, 70% रोडें बनी हुई हैं और मेरे ज़माने में बनी हुई थी। अब वो ये क्या किया उन्होंने कि कंप्लीशन बाद में ये प्लेटें, या मैं तो प्लेटें लगाने का आदी नहीं था, मैं एक भी रोड की इन चीज़ों की इफ्तिताह नहीं करता था। ये हमारा फ़र्ज़ है बनाना, अपने पार्टी के नेम प्लेट्स लगाना वहाँ। तो इन्होंने कहा कि ये हमने बनाई। अभी भी ये कहते हैं कि जी हमने मोटरवे जैसी रोडें बना दी। क्या पिछले साल प्राइम मिनिस्टर आए थे और उसके 1 साल के अंदर इतने एफिशिएंट हैं? पिछले 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। और अभी मेरे तो छोड़े, लाड़काना को देखें, जाके सिंध की और रोडें देखें, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट को देखें। मैं थरपारकर की बात ज़रूर करूँगा कि मैं थरपारकर से हूँ, पूरी सिंध में हाल यही है। और गवर्नेंस क्या का थर के ऊपर बुरा हाल है। अरबाब साहब, क्या थर के ऊपर कायम अली शाह को इस्तीफा देना चाहिए? थर में बच्चों की बात के ऊपर कायम अली शाह को तो इस्तीफा पूरा देना सिंध चाहिए? पूरा सिंध अगर ये हाल हो जाए, ये इस्तीफाएं नहीं देते, इनके अंदर रवायत नहीं है इस्तीफाएं देने की, ना ये अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। ये तो एक एक दिन गिन के निकालते हैं। इनके तो डेली बेसिस पे इनके काम चल रहे हैं, तो डेली दिहाड़ी इनकी जो कहाँ इस्तीफा देंगे भाई ये। गनी साहब, सईद गनी साहब, ये बहुत टेढ़ा मामला है, बहुत तकलीफदेह मामला है। आपकी हुकूमत है और आप जैसे लोग पार्टी के अंदर मौजूद हैं, मेरे ख्याल में आपको पार्टी के अंदर आवाज उठानी चाहिए। मलिक साहब एक बात और मैं कहूँ कि देखें, फेडरल गवर्नमेंट यहाँ है नहीं। फेडरल गवर्नमेंट अगर होती तो पूछती, अगर ये प्राउंशियल ऑटोनॉमी मादर पिदर आज़ादी के हवाले से नहीं देते, कोई ना कोई फेडरल गवर्नमेंट पूछने वाला होता। आज मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ, 58(2)B होता तो आज 10 दफ़ा असेंबलियाँ डिज़ाल्व हो चुकी होती हैं और इस तरह की खुली करप्शन लोग नहीं करते। पर वो हमारे यहाँ सुलह करके और ये चीज़ें चेंज कर देते हैं। फेडरल गवर्नमेंट से ज्यादा उम्मीद ना लगा के रखिए। फेडरल गवर्नमेंट की पार्टी की हुकूमत पंजाब में है, जहाँ 87 लोगों को लाहौर शहर के अंदर गोली मारी गई थी। फेडरल गवर्नमेंट का भी कोई हाल नहीं है। सईद गनी साहब से पूछ रहे हैं, वो है ही नहीं। अगर वो होते तो कोई पूछते ना इनसे, कभी क्या कर रहे हो तुम लोग ये। 58(2) भी कोई अच्छा आपने हाल तजवीज़ नहीं किया। ये मार्शल्ला ही रास्ता है, ये नहीं तो और कौन सा कानून बताएं? हम आदि नहीं, हमारे पार्टियों के अंदर जमहूरियत है, बताएं हमारे पार्टियों के अंदर अपनी जमहूरियत है। यही हाल 5 साल में हमारे रवैयों में नहीं है। पार्टी हो या ना हो, हमारे रवैयों में नहीं है। हम डिक्टेटोरियल जो रजीम है ना, वो पसंद करते हैं। वो मियां नवाज शरीफ को तो चाहते हैं उनकी मर्जी लागू होती है, तो देसी इलाज है ये। अच्छा, ब्रेक ले लें। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक ले लें। ब्रेक पे सईद गनी साहब के पास चलते हैं। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी पे और बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सईद गनी साहब, एक लास्ट क्वेश्चन पार्टी के हवाले से कर लूं। बाप बेटे में इख्तिलाफात की नोयत क्या है? मलिक साहब देखें, जितना मैं जानता हूं बिलावल भुट्टो साहब को और जितना मुझे पता है कि वो अपने वालिद साहब का एहतराम करते हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आसिफ अली ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़ कभी नहीं जा सकते हैं। और ये जितनी बातें की जा रही हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएं तो उसका कोई हल हमारे पास नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल ही इसमें कोई हकीकत नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी का फ्यूचर हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर है, और पीपल्स पार्टी उन्होंने ही चलानी है और आइंदा उन्हीं का ज़माना होगा। तो वो उस पर तो कोई मेरा ख्याल है कि हमें परेशानी नहीं है। और पीपल्स पार्टी के तमाम वर्कर और तमाम अहदेदारान और तमाम जितने भी पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं, हमदर्द हैं, वो इस बात पर इत्तफाक़ है उनको सबका कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी का फ्यूचर है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मखदूम साहब क्यों कंफर्टेबल नहीं है पार्टी के अंदर? नहीं देखें, वो फिर सिर्फ एक मखदूम साहब की बात नहीं होगी ना, बहुत सारे लोग हैं। और यकीनी तौर पर मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाले लोग होते हैं। बाज़ औक़ात हो सकता है कि मेरा भी मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हो कुछ पॉलिसीज़ पर, हमारे और सीनियर लोगों का भी मुख्तलिफ हो। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि पीपल्स पार्टी कोई टूट फूट का शिकार है या लोग कहीं जा रहे हैं। मखदूम साहब अगर नाराज़ होते भी हैं तो पार्टी के अंदर बैठकर उन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व भी कर लिया जाता है। तो ये मैं नहीं समझता कि कोई इतनी परेशानी की बात है पीपल्स पार्टी के लिए। चलें, मैं इस सवाल को अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे कुछ बातें करनी है जो अरबाब साहब ने कही हैं, और मैं सिर्फ गुजारिश ही करूँगा जो अरबाब साहब ने बातें कही, और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरी बातों में भी मुझे इंटरप्ट नहीं किया जाएगा जिस तरह मैंने किसी को नहीं किया है। देखिए, हम भूल जाते हैं कि 2002 में जिस असम्बली में अरबाब गुलाम रहीम साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, उस असम्बली में भी पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी।
उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़ा गया और पैट्रियाट बनाया गया। बड़ा मशहूर नाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियाट का एक ग्रुप बना और सिंध में पीपल्स पार्टी को जबरी तौर पर उस हुकूमत बनाने से रोका गया, जिसके अरबाब रहीम साहब बाद में चीफ मिनिस्टर बने। अच्छा, 2008 का जब इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी उस वक्त भी हुकूमत में नहीं थी, उस वक्त भी केयर टेकर इनके लगाए हुए थे, सारा कुछ सिस्टम इनका था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सिंध में और पूरे पाकिस्तान में भी जीता। अरबाब साहब कहते हैं कि थरपारकर में फेयर इलेक्शन हुआ था कि सारी सीटें ही जीत गए थे, बाकी पूरे सिंध से पीपल्स पार्टी जीत गई थी। 2013 में भी ये हुआ कि पीपल्स पार्टी को पहली मर्तबा ऐसा माहौल मिला कि जहां पर इस्टेब्लिशमेंट और केयर टेकर हुकूमतें और इलेक्शन कमीशन ऐसे थे जो कम से कम पीपल्स पार्टी को हराने पर नहीं तुले हुए थे। ये एक बेहतर माहौल हमें मिला, जिसकी वजह से हमने ज्यादा सीटें जीती हैं। और अरबाब साहब कहते हैं कि दांधली हुई है, तो फिर अब वो मियाँ साहब से जाके पूछें जो कहते हैं कि दांधलियां नहीं हुई है। देखें, दांधली हुई अगर है कहीं ना कहीं, मैं तो कहता हूं उसके शवाहिद लोगों के पास मौजूद। शफकत महमूद से पूछें क्या कहते हैं, बांधे वहां से खड़े होते। मेरी बात पूरी अगर सुन लेना, मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको। अगर देखें ना, दांधली होती है तो सांगड़ की सीट हमने 70 से लेके आज तक कभी नहीं जीती। जनरल इलेक्शन में हम हार गए, बाई इलेक्शन हुआ फौज की निगरानी में हुआ, पीपल्स पार्टी वो सीट पहली मर्तबा जीत गई जो शाजिया मरी साहिबा ने जीती, जो हमने कभी नहीं जीती है। तो पीपल्स पार्टी ने ये साबित किया है कि लोग पीपल्स पार्टी के साथ हैं और हमें वो वोट करते हैं। अब जहां तक अरबाब साहब का जो मौकफ है, देखें ना, फजूल बातें करने से आप नहीं रोक सकते। अरबाब साहब आप क्या कहते हैं जी? अरबाब गुलाम रहीम साहब, देखें जी, पहले दिन ही आसिफ जरदारी साहब ने इलेक्शन के बारे में कहा था कि आरओज और डीआरओज का इलेक्शन है, अगर ऐसा इलेक्शन हुआ तो मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी जीत सकता हूँ। इन्होंने क्यों थर पे बाहर है, आउट ऑफ कंट्री है क्या थर? इसलिए कि वहाँ आप जीते हैं तो फिर नहीं, और रात तक रिजल्ट ये नहीं, 2008 में आप जीत गए थे तो सही था, 2013 में हम जीत गए तो दांधली हो गई। 1936 से हम आपके उस पर जीतते आ रहे हैं, 1936 से हम जीत के आ रहे हैं, हम लोगों की खिदमत नहीं तो आप तो जबरदस्ती जीते थे भाई, वहाँ किसी को घुसने नहीं देते थे। ये तो पहली मर्तबा हुआ कि लोगों ने हिम्मत की कि आपके सामने लोग खड़े हुए। आप थे नहीं, और जो आप जाके थरपारकर से पूछे तो सही कि क्या हालत हुई थी लोगों के साथ। बाई इलेक्शन में जीतना कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। बाई इलेक्शन में और नगर पार करने वाली फौज की निगरानी में भाई, वो सीट जो पीपल्स पार्टी 70 से नहीं जीती थी, भाई की डेथ हो गई थी, उसके बाद हमने आपको 70 की सीट अब वो नहीं किया, मुकाबला नहीं किया, इसलिए आप जीत गए थे, अनअपोज आ गई थी। 2008 में तो मैंने कहा ना मेल जीते, 2013 में हम सारे जीते हैं। थरपारकर में शफकत साहब से पूछते हैं। शफकत साहब, कल हमारे साथ डे बिफोर यस्टरडे एतजाज एहसन साहब हमारे साथ थे और एतजाज साहब ने वो पूरा किताबचा एक छाप दिया है और उस किताबचे की रोशनी में आई वाज सरप्राइज कि वो पहले इतनी तगड़ी पोजीशन उन्होंने ली नहीं 1.5 साल में, और ख़ुद उनकी अहलिया के वोट 9000 थे। ये सच्चाई वाली बात यही है, और 1,20,000 नून लीग के वोट थे। आपके वलीद साहब के भी मेरे ख्याल में 30-40 हज़ार के करीब होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी का उस हल्के में 9000 वोट था, जहां से 1,20,000 शेख रोहिल असगर ने दिया। टोटल 1 साइडेड मुकाबला था। अब एतजाज साहब की किताब ये कहती है, वो कहते हैं कि सारा इलेक्शन जो था आरोज ने रिजल्ट लिखा हुआ आया था, सिर्फ वो भर के तो दे दिया। ये लो भाई शफकत महमूद साहब। ये देखें नदीम, ये जो इलेक्शन था इसके बारे में तो पहली बात है कि कोई भी ऐसी जमात नहीं थी जिसने शिकायत नहीं की, बशमूल पीपल्स पार्टी के, बशमूल नून लीग के। और जैसे जैसे शवाहिद आते जा रहे हैं, जैसे जैसे हल्के बकौल शख्स से खुल रहे हैं, रिकॉर्ड उनका एग्जामिन हो रहा है, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कहीं हो, लोधरा हो, आपको ऐसी ऐसी बद इंतजामी तो नहीं, मैं तो कहूँगा कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश नज़र आती है कि जिसमें अजीब चीज़ें हैं। दूसरे हल्के के वोट उस पर पड़े हुए हैं, बेशुमार वोट ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ना दस्तखत हैं ना मोहरें हैं। उसके अलावा मतलब थैले खुले हुए हैं, कई थैलों में रबिश भरी हुई है। तो मकसद ये है कि ये जो इंतखाब है इसके बारे में तो आपको दो राय नहीं है। और वो जो सारी पार्टीज ने शुरू में कहा था वो दुरुस्त कहा था कि ये बहुत ही धांधलीशुदा इंतखाब था, इसमें पूरा प्लान बनाया गया था। उस प्लान के तहत नून लीग को पंजाब से जितवाया गया, बेशुमार सीटें दिलवाई गई और उसके बाद उनकी हुकूमत बनी। सिंध में जहां जहां पीपल्स पार्टी का दाव लगा, मुझे अच्छी तरह पता है कि शाह महमूद जीत रहे थे थरपारकर से और उनको आखिरी वक्त पे पता नहीं चंद हजार वोटों से हरवा दिया गया। सो ये तो एक अनाउंस हो चुके थे, रात को चेंज किया है। हाँ अनाउंस, बल्कि मुझे याद है कि मैंने तो शाह महमूद को फोन करके मुबारक भी दे दी और फिर बाद में पता चला कि जनाब कई पोलिंग स्टेशन पे दोबारा इलेक्शन हुआ है फौज की निगरानी में बाद में। अच्छा,
तो बहरहाल पोलिंग स्टेशन पर एतराज था शाह महमूद साहब को, वो दोबारा हुआ है। सईद गारी साहब, मुझे खत्म कर लेने पुलिस को दें सब प्लीज। पता है। मुझे खत्म कर लेने दें। सो बात यह है कि इसीलिए तो हम बार बार एक ही चीज कहते हैं, और ये नून लीग कभी कुछ किसी फेरी में डाल देती है, कभी कोई कानूनी मूशगाफी जो है वो निकाल लेती है। हम बार बार ये कहते हैं कि कौम ये जानना चाहती है कि 2013 का इलेक्शन जो था वो क्या आर्टिकल 218(3) के मुताबिक फ्री, फेयर एंड अकॉर्डिंग टू लॉ था या नहीं था। हम तो कहते हैं बाकी आप TORs को छोड़ें, सिर्फ आइन के शिक 218(3) निकालने, जिसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो मुनसिफाना इंतखाब कराए, वो कानून के मुताबिक इंतखाब कराए, वगैरह वगैरह। तो अगर वो और इस तरफ आते क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि ये सूरत हाल है। और अगर आप खोलेंगे हल्के, आप मेरा भी हल्के खोलेंगे, वहां भी आपको गड़बड़ नजर आएगी। क्योंकि मेरा ख्याल था मैं 40,000 वोटों से जीतूंगा, आखिर में मैं 8,000 से जीता। तो मकसद ये है कि ये अब इतना मुतनाज़ा। आखिरी बात कर दो, आखिरी जुमला। अरबाब साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी अरबाब साहब बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे वहाँ RO जो था, एक सब डिवीजन है डीपलो मिट्टी, एक है नगर पार्कर छाछरो, जहाँ कुरैशी साहब इलेक्शन लड़े हैं। वहाँ के तो RO फयाज रब्बानी ने 10 दफ़ा आके कहा है, टेलीविज़न पे कहा है, और वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल उसमें कहा है। और वहाँ पे जो एक सीट है नगर पार्कर वाली, उसमें 28,000 वोट को चैलेंज किया था हमारा फिंगरप्रिंट पे, 18,000 वोट गलत निकले हैं। अब उसके बाद अच्छा लियाकत जतोई के वहाँ इलेक्शन हुआ है, वहाँ पूरे सीधे बैलेट पेपर निकले हैं। जो एग्रीकल्चर बैंक की जो गाड़ी होती है कैश वाली, उस कैश वैन में आए थे 40,000 वोट बैलेट बॉक्स के अंदर लपेटे हुए नहीं, ऐसे सीधे सीधे रखे हुए हैं। तो अब ये सीधे सीधे वोट पता नहीं कहाँ से आ गए। आजकल को सीधा वोट डालने का तरीका इख्तियार हो गया है, क्या हुआ है? खुद आसिफ जरदारी ने कहा है, अब ये खुद उससे मुकर रहे हैं कि वो जब उनको तड़का लगा पंजाब में तो उन्होंने तो बोल पड़े, मगर अब सिंध में उनको हुकूमत मिल गई तो कहते हैं नहीं है। सिंध में धांधली नहीं हुई है, पंजाब में हुई है। सिंध में तो हम बुरे से बुरे हाल में भी जीते ना भाई, पहले भी तो बांट बटैया किया था केयरटेकर। कौन सा इलेक्शन 88 से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी सिंध में नहीं जीती है? नहीं तो बीबी के क्या इलेक्शन पंजाब आप लोगों ने कम वोट लिए, अभी ज्यादा इतने मकबूल हो गए। बीबी के सईद गनी साहब से पूछे, सईद गनी साहब क्या इलेक्शन मकबूल हो गए? नहीं, मैं जरा समझा दूं ना अरबाब साहब को, उसकी सीधी सी लॉजिक समझा देता हूं। मैंने आपको बताया कि इस 2013 के इलेक्शन से पहले एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, केयरटेकर हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन सारी पीपल्स पार्टी के पीछे होती थी और पीपल्स पार्टी फिर जीत जाती थी। ये पहली मर्तबा हुआ कि ये कुव्वतें हमारे पीछे नहीं थी और एक बेहतर माहौल पीपल्स पार्टी को मिला, इसलिए हमारा वोट ज्यादा है। अगर इलेक्शन अब भी ठीक हो, पंजाब से वाइप आउट हो गए, पंजाब से वाइप आउट हो गए और वोटों के एतबार से PTI दूसरे नंबर पर आ गई, आप तीसरे नंबर पर चले गए, जबकि पीपल्स पार्टी बड़ी जमात थी, सारी जमातों से बड़ी जमात थी। बड़ी जमात है भी मलिक साहब, बड़ी जमात है भी। जितनी मार पीपल्स पार्टी को पड़ी है ना, अगर किसी और को पड़ी होती तो उसकी तो नस्लें मिट गई होती, कोई नाम लेने वाला भी उसका ना होता। PTI को खुशकिस्मती उनकी ये है कि उनको ये माहौल मिल गया कि वो एहतजाज कर सकते हैं, अदालतें भी उनसे खौफजदा हैं, मीडिया पे उनको टाइम भी मिलता है, उनके खिलाफ फैसले भी नहीं आते हैं, वो दबाव भी डाल लेते हैं, सड़कें भी बंद कर देते हैं, गैर कानूनी एक्टिविटीज भी करते हैं, कोई उनको कुछ नहीं कहता, पुलिस वालों को भी मारते हैं। ये सहूलतें हमें नहीं थी मलिक साहब, ये सहूलतें हमें नहीं थी। अरबाब साहब, आप जैसे चीफ मिनिस्टर अगर वो पंजाब में होते हैं ना, तो मैं बताता PTI कैसे जीतती है। अरबाब साहब के इलाके में पूछे तो सही हमारे लोगों पे कितनी FIRs कटी है इनके दौर में। किसी के ऊपर बकरी चोरी की, किसी के ऊपर गाय चोरी की, किसी के ऊपर कुछ करने की। मलिक साहब, मैं आपको कहता हूँ जाके डिटेल निकलवाइए, आप जाएं और जाके तफसीलात निकलवाइए कि अरबाब साहब के दौर में थरपार करने हमारे लोगों में हुआ क्या है। मेरी बात सुन लें। अच्छा बड़ा अभी बहुत अमन हो रहा है ना मलिक साहब। बात यह है कि ये जो कह रहे हैं, मैं एक बंदे का नाम ले लेता हूँ, आजकल PTI में है, टंडो जाम से जहीजो हैं एक, वो इनसे नाराज होकर PTI ज्वाइन किया इन्होंने। उनसे आप पूछ लें, पिछले इलेक्शन में जिसमें बीबी शहीद हुई थी, उस वक्त भी इन्होंने सारे सिंध को आग लगा दी थी। लोगों के ऊपर इतना प्रेशर था कि उससे मुझे तो उसने कहा जी उस वक्त कौन सा आप लोग सारे डिप्रेशन में थे, हमले हो रहे थे और हमने उस वक्त भी ठप्पे लगाए थे, तो अब कौन उनके सामने आ सकता था। बाई इलेक्शन में सांगट डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, जनरल इलेक्शन में तो उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, उन्होंने जाके
फौज खड़ी थी। अरे जनाब छोड़ें फौज। नहीं आप कह रहे हैं धांधली से जीते, अच्छा, मैं एक कह रहा हूं ब्रेक फौज खड़ी करीब थी आ वहां गई पर। है। ये फौज फौज की का मौजूदगी में तज़किरा लड़ा। किया है आपने सईद एक गनी बात साहब कही ने ना, 2-3 दफ़ा। 58 मई 58 की 2013 के बात जब आपने की। इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब फौज को बुलाया था, लेकिन फौज ने कहा कि हम पोलिंग स्टेशन के अंदर ड्यूटीज़ नहीं दे सकते, हम सिर्फ आपको सिक्योरिटी बार बार करेंगे, लेकिन अंदर हमारा काम नहीं है, हमें क्या पता इलेक्शन में वोट डालने का किसका काम है। तो फौज की निगरानी में मई 2013 के इंतखाबात नहीं हुए थे। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो ये इलेक्शन कमीशन ने करवाए थे। बाई इलेक्शन में रोल डिफरेंट था। बाई इलेक्शन में इन राइटिंग इलेक्शन कमीशन ने खत लिख कर और जो हल्के वो जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए वहाँ फौज की ड्यूटीज़ लगाई गई। ये मुख्तलिफ पोजीशन है। मई 2013 में फौज नहीं थी। तो ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो और बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट सेगमेंट है, तो अगर आप तीनों मेहमानों की इजाज़त हो तो एक एक सवाल उसके ऊपर हो जाए जो पाकिस्तान में आजकल नेशनल इलेक्शन प्लान का तज़किरा हो रहा है। कालादम तंजीमों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि उसकी फहरिस्त पब्लिक की जाए। क्या ये ख्याल हुकूमत को नहीं आना चाहिए? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो उस्ताद हैं उनको कहा जा रहा है बंदूक उठा के जाया जाए स्कूल के अंदर ताकि हिफाजत करें। ये काम स्टेट को नहीं करना चाहिए। दीवारें कहीं है ही नहीं है, जहाँ हैं ऊंची नहीं की हैं, कहीं ख़तरा है तो वहाँ पर रेंजर और फौज की तरफ देख रहे हैं। पुलिस रिफॉर्म नहीं कर रहे, मदारिस रिफॉर्म नहीं कर रहे। मौलाना फजल रहमान की अपनी सियासत कायम है। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ पहले सईद गनी साहब आपसे। आप फरमाइए, हम इस नेशनल इलेक्शन प्लान के ऊपर जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिविल गवर्नमेंट, उसमें बहुत पीछे नहीं चले गए? मलिक साहब, मैंने शायद आपके शो में भी पहले ये बात कही थी कि नेशनल इलेक्शन प्लान आप जितना अच्छा बना लें, उस पर अमल दरामद में जितनी आपकी नीयतें ठीक हो जाएं, लेकिन अगर आप इस पूरी कौम और मुल्क के अंदर एक नया जोश पैदा नहीं करेंगे, एक वलवला पैदा नहीं करेंगे, एक हिम्मत नहीं पैदा करेंगे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, ये जंग हम नहीं जीत सकते हैं। सिर्फ इक़दाम करने से, सिर्फ प्लानिंग करने से, सिर्फ उस पर अमल दरामद करने से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं। ये कोई एक छोटा सा मसला नहीं आपका, ये मसला आपके हर गली में, हर मोहल्ले में और हर शहर में फैला हुआ है, जिससे बराह रास्त हर आदमी मुतासिर हो रहा है। अगर उन मुतासरीन के अंदर आप ये ताकत और हिम्मत नहीं डालेंगे कि वो उनको कन्फ्रंट करें, वो उनसे लड़ सकें, वो ज़हनी तौर पर तैयार हों, वो काम हम नहीं कर रहे हैं। देखिए फ्रांस के अंदर एक वाक़या हुआ, उसके बाद आप देखें ना किस तरह उन्होंने पूरी कौम को यकजा किया, किस तरह उन्होंने अपने फैसले किए, किस तरह फौरी तौर पर उस पर इम्प्लीमेंटेशन की। पूरी दुनिया के लीडर्स को उन्होंने वहाँ इकट्ठा कर लिया। हमारे मुल्क में उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा और संगीन वाक़या हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ तो जो सियासी लीडर्स हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, पहले दिन वो भी पता नहीं किस माहौल में वहाँ कह गए और उसके बाद जिस तरह वो बैकआउट कर गए वो आपके सामने है। और एक नई नई अब ज़बानें सामने आ रही हैं। उस वक्त इसलिए तो सामने जनरल रहील और जनरल रिजवान बैठे हुए थे, बाहर निकल के नहीं, मेरा ख्याल है कि लोगों में शायद नफरत ज़्यादा थी। मैं शफकत साहब एक आपसे भी पूछना चाहता हूँ जी, लास्ट 2-3 मिनट है, जल्दी जल्दी कर लें। शफकत महमूद साहब, यूनिटी मार्च किया था उन्होंने पेरिस के अंदर, 17 लोग थे और वर्ल्ड लीडर्स भी आ गए। हमारे यहाँ ओबामा ने आना पसंद नहीं किया। हम 9/11 के बाद उनके मेजर नॉन नेटोलाइट, इतना बड़ा लफ्ज़ है, वो बने हुए हैं, वो हमारे यहाँ आना पसंद नहीं किया, साथ इंडिया में गए हुए हैं। लेकिन यूनिटी मार्च आप कर सकते थे, आपकी जमात में बड़ी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, इमरान क्राउड पुलर है, आपने क्यों नहीं किया? ये देखें, तीन चीज़ें मैं क्विकली, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पहले तो बात कहूँगा कि अगर यकजाक करना था कौम को, हमने तो APC में शिरकत की, धरना ख़त्म किया, सब कुछ किया, लेकिन ये अदालती कमीशन जो है जिसके बारे में बहुत बड़ा बातें हुई, ये बनाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि 3 टेस्ट हैं, क्रिटिकल टेस्ट हैं। पहले ये कि जो नेशनल एक्शन प्लान में कहा गया कि कोई गुड बैड तालिबान का तफरीक नहीं होगी, वो एक टेस्ट है। दूसरा टेस्ट यह है कि मुसल्ला जत्थे जो मुल्क में मौजूद हैं उनको डिसआर्म करके और ख़त्म करना जो है वो दूसरा टेस्ट है। और तीसरा टेस्ट यह है कि इस स्पेस को इस्तेमाल करके, जो कि मिलिट्री कोर्ट्स बने हैं, उस स्पेस को इस्तेमाल करके अपना जो नॉर्मल हुकूमती निज़ाम है उसको दुरुस्त करना है, अदालती निज़ाम को दुरुस्त करना है, पुलिस के निज़ाम को दुरुस्त करना है। तो ये 3 चैलेंजेस हैं और इसके ऊपर अभी तक तो जो पहला आपने यूनिटी की बात की है, ये हुकूमत उसमें नाकाम हुई है, क्योंकि वो 1000 किस्म के हिले बहाने बना रहे हैं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ का और कौम का, मैं कहूँगा एक सिंपल मुतालबा है कि इलेक्शन जो है उसकी छानबीन की जाए, वो कराने के लिए तैयार नहीं है और ये तकसीम खुद पैदा कर रहे हैं।
अरबाब गुलाम रहीम साहब, क्या स्टेट इस काबिल है कि अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर सके? सिविलियन सेटअप जो है वो कमज़ोरी क्यों दिखा रहा है? हीले बहाने नहीं होने चाहिए इस मौके के ऊपर, जब आपके बच्चों के गले कट रहे हो तो फिर भी हीले बहाने। देखें जी, हमारे जो किबले हुए दुरुस्त नहीं हैं और हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं है। हमारा तो पूरा सिस्टम जो है ना करप्शन पे चला गया है, कोई गवर्नेंस नहीं है। और आर्मी चीफ आके मीटिंग में बैठता है तो सारे कहते हैं हमने जहर का घूंट पी लिया, उठते हैं तो पीछे से बिकरिंग करते हैं और ख़ुद डिलीवर नहीं करते। जब मैं ये 58(2) भी इसीलिए कह रहा था कि मुझे नज़र आ रहा है अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर अल्टरनेट कोई नहीं बचता, फिर ये प्रेशर रिलीजिंग वाल कोई नहीं होता फिर इस मुल्क में। जमहूरियत और इनके अंदर कैपेसिटी है नहीं, ये सिर्फ एक दूसरे को फ्रेंडली अपोजिशन अपने मकसद और मफादात के लिए करते हैं कि तो आपको लगता है कि अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे तो आपको खतरा लगता है कि दोबारा मार्शल आ सकता है? जनाब और कौन सा तरीका है? जब आपके पास कोई ऐसे रेजोल्यूशन का नए इलेक्शन कराने का नहीं होगा, गवर्नमेंट फेल हो चुकी होगी, तो क्या करेंगे आप मुझे बताएं? कौन सा अरबाब साहब, मैं आपको एक आर्टिकल बताऊं, जेम्स डिफेंस वीकली ने एक आर्टिकल शाया किया है जिसमें उन्होंने कहा, मैं वैसे इस चीज़ पर खुश नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कहा है कि क्योंकि सिविलियन साइड जो थी पीछे रह गई और फौज ने एक्टिवली आगे बढ़कर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया, इकदाम किए, जो जेम्स डिफेंस वीकली शाया कर रहा है, जेम्स डिफेंस वीकली कह रहा है ये सॉफ्ट क्यों हो चुका है? मैं जरा गुजारिश करूं इस पे, देखें ये कोई अच्छी बात नहीं है। जी, अगर इस तरफ से अच्छी बात नहीं है, मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा। अरबाब साहब को मतलब अब मैं कहना नहीं चाहिए कि क्योंकि इनकी शायद हुकूमत आती है ऐसे अदवार में जब फौजियां बैठी हो और इनको सहारा मिल जाए तो इलेक्शन जीत के आते हैं। बड़ी अच्छी बात है, आपसे अच्छी चलाते हैं वो लोग, आपसे अच्छी चलती है हुकूमत। बट गनी साहब, सिविलियन शुड एक्सेप्ट दिस रिस्पांसिबिलिटी, ये चैलेंज है तो बनेंगे इंशाल्लाह। सिविलियन शुड राइज टू द इक्वेशन। सिर्फ कह दूं, आप जब शो खत्म होने से पहले ना अरबाब साहब से पूछिएगा कि पीर पगारा ने इनके लिए 2-3 मरतबा क्या फरमाया था, अगर वो बातें ठीक करते थे। जो बोला हो फिर मुझे ही बनाया ना उन्होंने, कोई आदमी नहीं मिला ना। शो के बाद जो बोला खुश हो जाए। चलिए मैं प्रोग्राम के बाद पूछ लूंगा। एक बात वो इनकी शफकत महमूद साहब, सुन लें, अरबाब गुलाम रहीम साहब, जो लेगेसी मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मैं तीनों का शुक्रिया, खुदा हाफिज।